आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े फैब्रिक से निर्मित होती है। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिन्हें रेशों से बनाए जाते हैं। आप कुछ प्राकृतिक रेशों के बारे में जानते होंगे। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची आप बना सकते हैं। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने की कोशिश का प्रयास करना और सारणी 3.1 में उसको भरिए। प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे, सरल क्रमांक, वस्तु का नाम, रेशे का प्रकार, वो प्राकृतिक है या कृत्रिम है। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम रूप से चिन्हित किया है कि ये कृत्रिम है, तो इन्हें कृत्रिम क्यों कहा जाता है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होती है। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। जो रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, तथा जो रेशे संश्लेषित करके दूसरी वस्तुओं को संश्लेषित करके मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। अब 3.1 संश्लेषित रेशे क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास करना है, जैसे कि चित्र ए और बी में दिया है। आप इन श्रृंखलाओं को जोड़ करके इन श्रृंखलाओं को बनाने का प्रयास करिए। जैसे कागज को आप क्लिप बना बना करके इसको बनाने का प्रयास करिए। इस तरह से श्रृंखला आपको बनाना है। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों से जुड़कर बनाई गई एक श्रृंखला ही होती है। एक संश्लेषित जो रेशा होता है यह भी एक छोटी छोटी इकाइयों से जुड़ करके बनाई गई एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई अथवा प्रत्येक जो छोटी इकाई है वो वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाइयाँ बनाती है, जो बहुलक, अंग्रेजी में इसको पॉलीमर कहते हैं, कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पाली और मर से मिलकर बना हुआ होता है। पाली का अर्थ होता है अनेक तथा मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनाया जाता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज का बना हुआ होता है। ये सेलुलोज बड़ी श्रृंखला में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार पर। इसमें नंबर 1 रेयान। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन के
चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक इस पर चर्चा होती रही, शोध होते रहा। तब जाकर अ, रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट जो होती है, इसकी बनाई, इसको जो बनाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से बनाया जाता है। इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था। यानी ये चीन में प्राप्त हुआ था, इसको रेयान यानी रेशम। इससे रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। रेयान से रेशम जैसे गुण प्राप्त करने वाले रेशे प्राप्त हुए, जिस इसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यही जो रेशा जो हमने प्राप्त किया था वो क्या है, रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। पहले लुगदी का प्राकृतिक काष्ठ की लुगदी बनाई गई। प्राकृतिक काष्ठ की लुगदी बनाने के बाद इससे रेशा बनाया गया है, इसलिए इसको मानव निर्मित रेशा कहते हैं। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें भी बनाई जा सकती है। ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बना जा सकता है। इस तरह से ये जो आपको चित्र दिखाया गया है, ये आपको बताए गए हैं इस तरह से। अब भी दूसरे प्रकार के रेशम पर बात करते हैं हम। बी, नायलॉन। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। रेयान भी मानव निर्मित था और ये नायलॉन की बात कर रहे हैं हम। नायलॉन भी क्या है, मानव निर्मित रेशा ही है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त किए बिना का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यानी नायलॉन का उपयोग कोयला है, जल और वायु, इनके मिश्रण से बनाया गया है। यह प्रथम चूर्ण रूप में संश्लेषित रेशा था। इसको चूर्ण के रूप में बनाया गया था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यानी इसकी विशेषता क्या है नायलॉन की, ये मजबूत बहुत है, प्रत्यास्थ मतलब खींचने पर टूटता नहीं है, ठोकने पर टूटता नहीं है, और हल्का है, भारी नहीं। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। यानी चमकीला है और धुलने में हल्का होता है, मतलब आसानी से धुला जा सकता है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। इस कारण इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण करने में बहुत अधिक उपयोग होने लगा। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन, पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकती है? यानी निश्चित है कि जब यह हल्का है तो नायलॉन जो है, नायलॉन का उपयोग हम पैराशूट में कर सकती है, चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सियों के निर्माण में भी कर सकती है। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे
जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का जो ब्रश है, ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग यानी जहाँ पर सैन थैला जिसको कहते हैं, पर्दे आदि नायलॉन का उपयोग किया जाता है, मतलब नायलॉन का उपयोग इनमें किया जाता है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट में भी किया जाता है, ये आपको इसमें बताए गए हैं। देखिए जैसे नायलॉन से रस्सी भी बनाई गई है, ये विभिन्न प्रकार के पर्दे, ये सब तैयार करके दिखाए गए हैं। क्या नायलॉन के ऐसे सचमुच इतने बहुत मजबूत होती है कि हम उसे पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने वाली रस्सी के रूप में निर्माण कर सकते हैं क्या? ये बूझों को इस तरह से इसमें संदेह होता है, तो निश्चित है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी के निर्माण में भी हम नायलॉन का उपयोग कर सकते हैं। एक नायलॉन का तार भी तार जो है, अगर एक नायलॉन का तार निकाले तो ये इस्पात के तार के से भी अधिक प्रबल होता है, मजबूत होता है। इस पर हम चर्चा अगले पीरियड में करेंगे।